आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के मॉडल पेपर 2023 के सेक्शन बी के थ्योरी के तमाम क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये क्लास 9 फिज़िक्स का मॉडल पेपर है 2023 का और इस पेपर के टोटल मार्क्स हैं 60। सेक्शन है हमारा एमसीक्यूज़ है जिसके 12 मार्क्स हैं और आप ऐसे भी कह सकते हो कि 20% मार्क्स हैं सेक्शन ए के यानी एमसीक्यूज़ के और 40% मार्क्स हैं सेक्शन बी के और 40% मार्क्स हैं किसके, सेक्शन सी के। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेक्शन बी जो कि 40% मार्क्स हैं जिसके, और सेक्शन बी के अंदर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि हमारा एमसीक्यूज़ का है जिसके अंदर 12 एमसीक्यूज़ हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो सेक्शन बी हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो कि होगा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफाइन लिखनी है और आगे हमसे कहा है डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। कुछ नंबर्स हमें गिवन है, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैंने यहाँ पर डिफाइन लिखी, द रिलायबल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे रिलायबल डिजिट्स होते हैं जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन लिख दी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। और एग्जाम्पल्स के अंदर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर वो नंबर लिखे हैं जो कि मुझे गिवन थे पेपर में, जिसके अंदर हमें मालूम करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है 1.33। तो 1.33 में स्टूडेंट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि एक आपने रूल पढ़ा था कि तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो लिहाजा 1.33 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिखी है 0.0012 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि अब हमारे पास एक नंबर है 0.0012, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने एक रूल पढ़ा होगा कि इनिशियल ज़ीरोज़, अगर हमारा नंबर डेसिमल हो तो उसमें इनिशियल ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लिहाजा 0.0012 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। थर्ड मैंने एग्जाम्पल लिखी है 7.00 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 7.00 के अंदर स्टूडेंट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर आपका डेसिमल नंबर 1 हो या 1 से ज़्यादा हो तो पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 7.00 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 4 मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है 0.00101 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस नंबर के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि इनिशियल ज़ीरोज़ हमारे काउंट नहीं होंगे और यहाँ पर आपका जो एक ज़ीरो है वो 1 और 1 के दरमियान आ रहा है, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है, तो ये काउंट होगा। लिहाजा टोटल हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे कितने, 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हमसे कहा है कि 3 डिफरेंस लिखें स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान। तो स्टूडेंट्स क्योंकि डिफरेंस लिखना है तो सेंटर में आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने हेडिंग दी है स्पीड और सेकंड कॉलम के अंदर मैंने हेडिंग दी है वेलोसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने स्पीड का लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम के लिहाज से किसी भी डायरेक्शन में, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी अगर कोई कार है या बाइक है डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम के लिहाज से, तो हम कहेंगे कि उस कार की क्या है, कोई ना कोई स्पीड है। इसी तरह वेलोसिटी के अंदर मैंने पॉइंट लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि अगर कोई बॉडी, कोई कार है या कोई बाइक है, अगर वो डिस्टेंस कवर करे टाइम के लिहाज से लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में, तो उस टाइम हम कहेंगे कार के अंदर क्या है, वेलोसिटी है। यानी स्टूडेंट्स हम ऐसे कह सकते हैं सिंपल, अगर डिस्टेंस के साथ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, और अगर डिस्टेंस के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाए तो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा बेसिकली क्या है, स्पीड हमारी बेसिकली है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के अंदर तब्दीली आती है टाइम के लिहाज से। फिजिक्स में स्टूडेंट्स रेट का वर्ड आ जाए तो रेट का मतलब होता है टाइम। और सेकंड पॉइंट मैंने वेलोसिटी में यहाँ पर लिखा है इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
कि वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज आए टाइम के लिहाज से तो हम क्या कहते हैं, उसे वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिहाजा मैंने यहाँ पर लिख दिया इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बताना है और उसे एक्सप्लेन करना है। आगे हमसे कहा है शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, कि क्या रिलेशन मौजूद है अप्लाइड फोर्स और एक्सीलरेशन जो कि प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में, इन दोनों के दरमियान, यानी हमें फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स हमें क्या बताता है, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इट प्रोड्यूसेस द एक्सीलरेशन इन अ बॉडी, कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, सही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के, यानी एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, कि अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन भी आपका बढ़ेगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी, और एक्सीलरेशन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ अ बॉडी के, कि अगर आपकी एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मास कम है, और अगर आपकी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन यानी कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है। तो दिस लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। तो एक तरह से ये लॉ हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है फोर्स और एक्सीलरेशन के दरमियान। अगर स्टूडेंट इसी स्टेटमेंट को जो कि आपको मैंने वर्डिंग में समझाया है, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये लॉ हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये जो बीच में साइन लगी हुई है जो कि आपको अल्फ़ा लग रहा होगा, ये अल्फ़ा नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन कहलाती है। तो ये हमें बता रही है कि एक्सीलरेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इसे मैंने कह दिया ये हमारे पास वन एक्सप्रेशन है कि अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन भी आपका बढ़ेगा। और सेकंड पार्ट हमें क्या बता रहा था लॉ का, कि मास और एक्सीलरेशन में इन्वर्स रिलेशन है, यानी मास और एक्सीलरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, और उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब इन्वर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपकी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आपकी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसमें एक्सीलरेशन कम होगी, और मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का कम है तो उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो इसको मैंने कह दिया ये हमारे पास एक्सप्रेशन 2 है। अब फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी गेट ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइड बाय एम। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन क्या है, ए है, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन मैंने एक बार लिख दी, और न्यूमरेटर में यहाँ पर एफ आ रहा है और डिनोमिनेटर में एम आ रहा है, तो मैंने लिख दिया एफ डिवाइड बाय एम। सही है स्टूडेंट्स। अब फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल की साइन आती है और कांस्टेंट आता है। तो a इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा k, और बाकी मैंने एज इट इज़ लिख दिया f डिवाइड बाय m। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ k हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, और इसकी वैल्यू है 1। अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करूँगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, m यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके a से मल्टीप्लाई होगा, और f को जब आप k की वैल्यू जो कि 1 है 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो f बराबर हो जाएगा ma के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशनशिप आ गई किसके दरमियान, फोर्स और एक्सीलरेशन के दरमियान। तो हमें पता चला कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, फोर्स मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स, के मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, राइट इट्स फार्मूला विथ यूनिट। और हमें इसका फार्मूला भी लिखना है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला लिखना है और मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट लिखना है, और कौन से फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है वो भी हमें बताना है, सिर्फ नाम बताने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली स्टूडेंट्स हम कहते हैं टॉर्क को। तो यहाँ पर मैंने टॉर्क की या मोमेंट ऑफ फोर्स की सबसे पहले डिफाइन लिखी है। क्या लिखी है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, कि जब भी फोर्स लगाने से अगर कोई चीज़ रोटेट करे, सही है, तो हमारा क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, या आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स आपका प्रोड्यूस होता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ डोर को जब आप ओपन करते हो या क्लोज करते हो तो आप क्या करते हो, हैंडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और डोर आपका रोटेट करता है एक्सिस के अराउंड, तो डोर के अंदर क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से कोई नट वगैरह अगर आप टाइट करते हो स्पैनर की मदद से, पाने की मदद से,
तो क्या होती है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशंस और पिविट और फल्क्रम। कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स है, यानी जो टॉर्क है, वो बेसिकली कैपेबिलिटी है, एक सलाहियत है फोर्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। यानी अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, अगर वो रोटेट कर रही है फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, या पिविट कहते हैं, या फल्क्रम भी कहते हैं। सही है स्टूडेंट्स। और अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क की बात करें, तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैथमेटिकली आप कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर। और इट कैन बी रिटन एज, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यानी इसका फार्मूला क्या होगा, टॉर्क को हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व बनाते हैं, जिसको हम टॉ पढ़ते हैं, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो यही बात स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी है कि हमारा टॉ यहाँ पर शो कर रहा है टॉर्क को, या आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ फोर्स को, एफ हमारी शो कर रही है अप्लाइड फोर्स को, और डी हमारा शो कर रहा है मूवमेंट आर्म को। और मूवमेंट आर्म स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। मूवमेंट आर्म बेसिकली डिस्टेंस है एक्सिस से लेकर उस पॉइंट तक का जहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की है। सही है स्टूडेंट्स। हमसे कहा था स्टूडेंट्स कि आप फैक्टर्स भी बताओ टॉर्क के, तो टॉर्क आपको देख सकते हो यहाँ पर, टॉर्क हमारा डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे और मूवमेंट आर्म पे। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा, देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, के दो फैक्टर्स हैं जिस पर टॉर्क आपका डिपेंड करता है। नंबर वन है फोर्स और दूसरा है मूवमेंट आर्म। इफ़ फोर्स इज़ ग्रेटर देन टॉर्क इज़ ऑल्सो ग्रेटर इन अ बॉडी, कि अगर हमारी फोर्स ज़्यादा होगी तो रोटेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी टॉर्क भी ज़्यादा होगा। और सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा है, मूवमेंट आर्म इज़ लेस, अगर मूवमेंट आर्म हमारा कम होगा, यानी डिस्टेंस हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स के दरमियान कम होगा, तो टॉर्क भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर की हमें डिफाइन लिखनी है, राइट द फार्मूलाज टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम, और साथ में हमें फार्मूलाज लिखने हैं टेम्परेचर के, कि अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो, सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कि अगर आप किसी चीज़ को छूकर बता दो कि कोई चीज़ आपकी ठंडी है या गर्म है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। जैसे सूप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आइसक्रीम का टेम्परेचर कम होता है। और अगर हम यूनिट्स की बात करें, टेम्परेचर के यूनिट्स बहुत सारे होते हैं, जैसा कि डिग्री सी, डिग्री एफ, यानी सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सही है स्टूडेंट्स। आगे हमसे कहा था कि आप फार्मूले बताओ कन्वर्जन्स के, अगर आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू कन्वर्ट डिग्री सी इंटू केल्विन। कि अगर आपके पास सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू गिवन हो और अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे, के इज़ इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। यानी जो भी आपको गिवन वैल्यू होगी डिग्री सी की, उसमें आप ऐड कर दोगे 273, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी केल्विन में। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ डिग्री सी में अगर आपके पास वैल्यू हो 10, तो 10 के अंदर आप क्या ऐड करोगे, 273, तो आपके पास केल्विन में वैल्यू आएगी 283 केल्विन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू को कन्वर्ट करना हो सेंटीग्रेड में, तो आप फार्मूला यूज़ करोगे, इन दोनों में से कोई सा भी एक आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है C/5 इज़ इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप यूज़ कर सकते हो डिग्री एफ इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री सी प्लस 32। इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ये पॉइंट के अंदर जो आपका फार्मूला बन रहा है, ये बेसिकली यहीं से बना है स्टूडेंट्स। सही है, 9 आपका यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर आप 9 को लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो सी से मल्टीप्लाई करेगा, आपकी वैल्यू होगी 9/5। 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1.8 आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो अगर आपको सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या होता है, ऑल्सो ड्राइव द इक्वेशन W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। तो वर्क स्टूडेंट्स हम फिजिक्स में कहते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करो और अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, when a force is applied on a body and the body covers some distance in the direction of force, then it is called work। कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर, और अगर आपकी बॉडी डिस्टेंस कवर करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है, तो उसे हम कहते हैं वर्क।
मैथमेटिकली अगर स्टूडेंट्स हम बात करें वर्क की, तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क आपका बेसिकली प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज़ गिवन बाय। तो वर्क का फार्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ पर हमारा W शो कर रहा है वर्क डन को, F हमारा शो कर रहा है फोर्स को और D हमारा शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। और आगे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम फार्मूला डेट वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, के वर्क हमारा डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। और अगर हम यूनिट की बात करें तो बहुत सारे यूनिट होते हैं वर्क के, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एसआई सिस्टम के अंदर वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। अदर यूनिट्स ऑफ वर्क कैन बी, तो दूसरे जो यूनिट्स हैं वर्क के उनके अंदर शामिल है न्यूटन मीटर, सही है, फुट, पाउंड, अर्क, ये सारे किसके यूनिट हैं, ये सारे के सारे वर्क के यूनिट हैं। और स्टूडेंट्स हमसे क्योंकि कहा था कि ड्राइव करो एफ डी कोस थीटा को, तो ये इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पर्सन है जो कि इस ऑब्जेक्ट को, इस ट्रॉली को मूव करा रहा है, तो अगर आप यहाँ पर गौर करोगे इसने फोर्स अप्लाई की हैंडल के ऊपर, सही है, और साथ में एंगल बना किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के अंदर स्टूडेंट्स हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, कोस थीटा यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारा वर्क का फार्मूला था W इज इक्वल टू एफ डी, लेकिन एंगल के लिहाज से अगर हम लिखेंगे तो हमारा वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स F मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस देन वर्क इज गिवन बाय, कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाती है एक पर्टिकुलर एंगल पर, जैसा कि ये पर्सन 30 डिग्री एंगल पर 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, और कौन से एक्सिस के साथ अप्लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अप्लाई कर रहा है, तो वर्क हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा के। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन बी के तमाम न्यूमेरिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।